प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। इलेक्शन अपने इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर की छपाई की मंजूरी दे दी है। 25 करोड़ खसूसी बैलेट पेपर छापे जाएंगे और उसके बाद 8 फरवरी की जो तारीख है, बावजूद इसके कि सेनेट में कुछ लोगों ने ये कोशिश की, कुछ सेनेटर्स ने, कि रेजोल्यूशन पास करके सूरत हाल को थोड़ा सा और जो है वो किया जाए, कॉम्प्लिकेट किया जाए, लेकिन इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे सेनेट को जवाब दे दिया है कि जो उनकी तैयारियां हैं, जो एक डेट तय पा चुकी है 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, किसी किस्म का अब उबहाम बाकी नहीं है इसमें। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो केस है वो इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और फाइनली जो फैसला हुआ गुज़श्ता हफ्ते हम सब ने देखा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी अब नहीं रही। उनके पास बल्ले का निशान नहीं है। उनके उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशान, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इंतखाबात लड़ेंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या उसमें किनकी कोताहियाँ थी? उनके वकला ने भी ये अदालत के अंदर तस्लीम किया कि इलेक्शन के अंदर कई बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, लेकिन उनका एक अपना आर्गूमेंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। बहरहाल ये एक फ़ाइनल फैसला है, इसके बाद इलेक्शन होंगे और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहने पर मजबूर है कि असल मुकाबला अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के माबैन है। दोनों फरीकैन जो माजी में बदतरीन सियासी मुखालिफ भी रह चुके हैं और माजी करीब में एक दूसरे के इत्तहादी भी रहे हैं, मखलूत हुकूमत में एक दूसरे पर सियासी हमले करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, जिसमें तरह तरह के इल्ज़ामात भी शामिल हैं। लेकिन इलेक्शन होना चाहिए पुरअमन तौर पे, साफ शफाफ तौर पे, ये सबकी ख्वाहिश है और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले और उसके बाद जो आवाम का मैंडेट लेके आया उसका ये जमहूरी हक है कि वो हुकूमत कायम करे। गुफ्तगू करते हैं इस पर और कुछ बात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की भी होगी, जहाँ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ तशरीफ़ लेके जा चुके हैं और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत पर आलमी इदारे क्या कह रहे हैं उस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त सियासी मामलात हैं, स्टूडियो में ज्वाइन करें वकार सती साहब, सीनियर तज्ञ। बहुत शुक्रिया सती साहब आपका। ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखुंज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। चटान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वकार सती साहब, अब तो खैर किसी किस्म का उबहाम बाकी नहीं रहा, कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो गई, अब बस मुकाबला है और देखना है कि कौन सी जमात कैसे परफॉर्म करती है। आज़ाद उम्मीदवारों की अगर एक बड़ी तादाद है वो क्या करते हैं, और अब असल बात तो 8 फरवरी के बाद ही वाजे होगी। उससे पहले तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची है, कोई किसी पे सियासी हमले करेगा, कोई किसी पे करेगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये काफ़ी हद तक आपकी बात ठीक है कि ज़बानी जमा खर्च है और अब बड़ी जो पुरानी जमातें हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को उनका अपनी पार्टी का नाम और उनका इंतखाबी निशान मिला वो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गए हैं। लोगों उनका वोट बैंक है, थोड़ा है ज़्यादा है, इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन अब ये है कि वो जो लोग आएंगे और जिस तरीके से थोड़े आएंगे ज़्यादा आएंगे, इस पर भी बात वो की जा सकती है। वो क्या उनका रुख क्या होगा, सिमत क्या होगी, और दूसरा ये है कि वो कितना वोट अपना वो बचा पाते हैं। पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो वो 2-3 दिनों से बार बार उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि अब आप अपना वोट ज़ाया ना करें, हमें दें आप। आज मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी इलेक्शन मुहिम का ओकाड़ा से बाकायदा बड़ा अच्छा आगाज़ वो किया है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर वो मौजूद थे और उन्होंने भी जो बात की है वो लड़ाई की या कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने मामलात को आगे चलाने की बात की है, अफ़ाम व तफ़हीम की बात की है। लेकिन इसके बावजूद देखें, सब ने हुकूमत में तो नहीं आना ना, कोई अपोजिशन में भी होगा, कोई क्या होगा, तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो आज़ाद लोग हैं ये किस तरफ जाते हैं, क्या कोई अपना पार्लिमानी ग्रुप बनाते हैं या कहीं एडजस्टमेंट होती है इनकी बाद में। ठीक। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आप अभी तक हर जमात, जो बड़ी दो जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो अपने अपने तौर पे वो दावा करते हैं कि जी वज़ीर आज़म हमारा होगा, हुकूमत हमारी होगी, जो कि हक़ है आपका ये कहना, दावा करना, लेकिन इसके साथ कोई भी जमात ये हकीकत तस्लीम करने से भी तक इनकारी है कि अगर हम हुकूमत नहीं बना पाए तो कितनी मुस्बत अपोजिशन हम करेंगे या अपोजिशन के तौर पर हम सामने आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो देखा ये अभी जो हाल ही में जो इलेक्शंस थे, जिसके बाद हम लोग 16 महीने की गवर्नमेंट में आए, कि जब 3.5 साल पौने 4 साल हम अपोजिशन में थे तो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने सबसे पहले ये कहा था बतौर अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि आप एक माशियत के लिए मिसाक माशियत हम साइन करें, जिसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें और पाकिस्तान की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम उठाए जाएँ। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं तो अपोजिशन को मानता ही नहीं। वो उनकी तो एक ही रात थी, मैं ना मानूँ, और उन्होंने वही इसी अरसे में पौने 4 साल का अरसा ज़ाया कर दिया। हमने तो उन्हें बहुत सी मुस्बत तजावीज़ देनी थी। हम तो अपोजिशन कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, आपने देखा, और हम मुस्बत अपोजिशन करते हैं, तनकीद बराए तनकीद नहीं करते।
हम चाहते हैं जो भी हुकूमत बनाए वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की अच्छा, तरफ लेके जाए। अब जो कुछ सियासी जमात है आपकी, आप बड़े साइंटिफिक तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं और हर सियासी जमात हर ऑप्शन या सिनेरियो सामने रखती है कि आप अगर सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन गए, अगर खुद आपने अपने बज़ोर बाजू हुकूमत कायम कर ली, इतने वोट या सीटें आपको मिल गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप फिर ऑप्शंस पे जाएंगे कि किस जमात के साथ आपने इत्तेहाद करना है। एक बात ये आ रही है कि जो एक बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार अब मैदान में हैं, अगर उनकी एक बड़ी तादाद असम्बली में आती है सो वो आपके बजाय पीपल्स पार्टी को प्रेफर करेगी। ये आर्गूमेंट या ये दलील जो है ये आपने भी सुनी होगी यकीनन। उस सूरत में क्या आपके पास लाया अमल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी पाकिस्तान का शहरी बाशऊर है और सियासी शऊर रखने के बावजूद वो ये भी समझता है कि आज़ाद लोगों का मुस्तकबिल कुछ नहीं होता। हमेशा यही होता है, आज़ाद कुछ कोई पार्टी सियासी ज्वाइन करते हैं, इलेक्शन के बाद जो जीत जाते हैं, और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों में वो शामिल हो जाते हैं। कुछ लोगों का मकसद इक़्तिदार में जाना होता है, ज़ाहिर है जो पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही होती है वो उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। अपोजिशन के साथ कम लोग आज़ाद रह जाते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि आज़ाद लोगों का अपना कोई एजेंडा नहीं होता, अपना कोई मंशूर नहीं होता, अपनी कोई सोच नहीं होती, और जिस सिमत पे उन्होंने जाना होता है उन्हें ये भी नहीं पता होता। मेरा नहीं ख्याल कि लेकिन वो अपना भी तो ग्रुप बना सकते हैं पार्लियामान के अंदर। नहीं, इतने भी वो मुतहद नहीं होते कि अपना ग्रुप बना ले, क्योंकि वो भी जिन जिन को कोई सियासी जमातें टिकट्स नहीं देती वही आज़ाद खड़े होते हैं। ठीक, उनका अपना तो कोई एजेंडा नहीं होता। आपको लगता है बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार नहीं, बड़ी तादाद में नहीं आएंगे, नहीं ठीक, बड़ी तादाद में नहीं आएंगे, बस माकूल सी तादाद होगी। अख्तुज़ादा चट्टान साहब, आप हमारे साथ ही हैं? जी जी, मैं आपके साथ हूं। अच्छा, इससे पहले कि इस मौजू पे गुफ्तगू करूं, एक बयान मैं पढ़ रहा था आपके पार्टी चेयरमैन का। उन्होंने कहा जी कि किसी दबाव पे हमारे उम्मीदवारों को तीर का निशान जो है वो अलॉट नहीं किया जा रहा। ये मुझे कुछ समझ नहीं आई कि एक जमात है, उसका अगर एक उम्मीदवार है कि जिसको बाज़ाब्ता तौर पे जमात ने नॉमिनेट किया है, सो उसको तीर का निशान कैसे नहीं मिल सकता? ये खबर ज़रा थोड़ी सी इसकी तस्दीक कर दें, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमान जोड़ का आपको बता, हमारे 4 कैंडिडेट्स के पीके के, इसमें हमारा एक जो था और उसने इसके मुस्तरद कर दी। और किस चीज पे मुस्तरद कर दी कि आप साइन जो है ये ठीक नहीं है। हम उसको लेके हाई कोर्ट गए, वहां से भी मुस्तरद हो गए। तो हम भी खुद हैरान है कि भाई हमारे के वाकयात में मुलव्वस लोग हैं उनको। अच्छा, तो कुछ तो आपकी आवाज़ में मसला है, लेकिन एक सवाल और इसके साथ ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, लेकिन उनको फिर कोर्ट से रिलीफ मिला, उनको बाकायदा तौर पे जो है वो उनका वो सिंबल जारी हुआ, अगरचे वो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया एक और केस की वजह से, लेकिन अदालतों ने रिलीफ तो दिया। हमें तो अदालतों ने भी रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ इस जुर्म में कि एक आपका एक सफ़े पे जो साइन है वो ठीक नहीं है, इससे हमारे एक कैंडिडेट के कागजात जो है वो मुस्तरद कर। अच्छा, अब भी जो कुछ गुफ्तगू हम सुन रहे हैं जुलसों में आपके रहनुमाओं की तरफ से, उससे तो ये लग रहा है कि आपकी कोशिश है कि आज़ाद उम्मीदवार जिनको मतलब जमात का कोई टिकट नहीं मिल सका या सिंबल नहीं मिला, वो आप उनको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करें या उनका वोट बैंक अपनी तरफ लाने की। कम से कम आप लोगों की गुफ्तगू से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है, क्या यही सियासी हिकमत अमली है इलेक्शन से पहले और बाद में? नहीं जी, हमें तो जहाँ जहाँ पे हमारे अपने कैंडिडेट्स है, हमारे अपने वर्कर्स है, हमने इन लोगों को टिकट दिए। नहीं, वो तो दिया है, लेकिन मैं कोई अपना वो पोटेंशियल आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ कि जो मुमकिन तौर पे इलेक्शन जीत के आ सकते हैं। देखिए, जो वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि कौन कितनी सीट्स जीतते हैं, आज़ाद कितनी तादाद में आ जाते हैं और क्या सिनेरियो बनते हैं, वो तो इलेक्शन के आपकी प्रेडिक्शन क्या है? ताहिरा औरंगजेब साहिबा का जो एक तज्जिया या पेशगोई है वो ये कि आज़ाद उम्मीदवार आएंगे, लेकिन एक माकूल तादाद में, कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं जिस तरह कुछ दावे किए जा रहे हैं। देखिए जी, मेरा तो अपना ये है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ तो हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे, और अगर हमें इत्तेहाद की जरूरत पड़ी तो हम आज़ाद लोगों के बजाय जो एहसासी महरूमी के शिकार सूबे है और इनकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, हम उनको तरजीह देंगे कि इन लोगों को अपने इत्तेमाद में ले ले। अच्छा, कोई गुफ्तगू तो पार्टी के अंदर हुई होगी ना कि किन जमातों के साथ हम मुमकिन तौर पे इत्तेहाद कर सकते हैं, जो मतलब उसमें नून लीग का नाम शामिल नहीं है उस लिस्ट में जो आपने डिस्कस की होगी? देखिए जी, मुकाबला हमारे और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है, तो इसके साथ हम किस तरह इत्तेहाद कर सकते हैं? हमारा वो पार्टी के साथ हुकूमत में तो रह चुके हैं ना आप।
देखिए जी, हुकूमत में तो हम एक मकसद के लिए थे। हम अभी भी वो मकसद कायम है। वो रेड लाइन, मौशी सूरत हाल कोई अच्छी तो नहीं हुई ना? मौशी सूरत हाल ही के लिए तो आए थे कि अब मुल्क को संभालें, दिवालिया होने से बचाएं। अगर अगर कोई भी पार्टी अगर लाडला नहीं हो, सेलेक्टेड नहीं हो, जी। हम इसके साथ बैठने को तैयार है। अगर हम अपोजिशन में भी होंगे तो ठीक। ये मुल्क हमारा मुल्क है। वो मुल्क के इक़्तिसाद को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क में बदअमनी को कि जिनको दोबारा बोतल में डालने के लिए जो सही। दहशतगर्दी ने बदतरीन शक्ल में सर उठाया है, हम इसके लिए तैयार होंगे। लेकिन हमारा ये पार्टी का उसूली मौक़िफ़ है कि जिन लोगों का दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा है और वही लोग जो सेलेक्टेड आके आ जाते हैं या लाडले बन के आ जाते हैं, हम इन लोगों के साथ नहीं। वकार सती इन साहब, लोगों के साथ- ये मुल्क में एक मकसद की खातिर आए थे, अदम एतमाद की तहरीक के आए और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम की, बाद में शिकवे गिले हो सकते हैं। सवाल ये है कि अगर तो हम ये समझें कि मुल्क उस तमाम तर बहरानों से निकल गया है, तब तो बात जायज़ बनती है। लेकिन अभी भी अगर सियासी जमातें मिल के कोई काम कर सकती हैं तो उसमें क्या मुज़ायका है? इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये दोनों बड़ी जमातें अब रह गई हैं, बल्कि सिर्फ बड़ी दो जमातें जो अब इलेक्शन लड़ रही हैं, इनके दरमियान वर्किंग वो रिलेशनशिप मौजूद है। लेकिन अब जो हालात बन गए हैं, इससे हम बड़े वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि अब ये दोनों हुकूमत में या दोनों अपोजिशन में नहीं होंगी। एक हुकूमत में होगी और एक जो है वो अपोजिशन में आपका होगी। तज्जिया है या पीपल्स पार्टी या नून लीग में से कोई एक हुकूमत बनाएगा? एग्जैक्टली, मुख्तलिफ लोगों को वो साथ मिला के। ठीक। अब अगर आप पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख देखें और आप पूरे वो नंबर्स का अगर आप वो जायज़ा लें, ज़ाहिर है मैं तो 2002 से आपको भी देख रहा हूँ कि जो हम वो कवर कर रहे हैं। अब 8 तारीख के बाद असल पार्लिमान के अंदर कौन अच्छा मैनेजर है, कौन अच्छा लोगों को साथ लेके चलता है। अब उस एंगल से अगर आप देखें, पीटीआई दरमियान को इतनी खास वो कुर्बत नहीं है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान था, बिलावल भुट्टो की जो तकरीरें हैं 2-3 दिनों की आप देखें, वो थोड़ा सा उसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई का ये मौका फिर देखिए, ये जब उनका स्लोगन था, उसके बाद उन्होंने जो किया, फिर 9 मई और उससे पहले जो उसकी साइफर वाली साजिश थी, मेरा ख्याल है कि उन्हें समझ आ गई है। और जो लोग बीच में पड़े हुए हैं, जैसे ये गौहर खान है, इत्तेजाज एहसन है, लतीफ़ खोसा है, इस तरीके अब सोच कुछ और है। अब आपको ये वो वाली जमात पीपल्स पार्टी का बैक सबका बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड अपनी वो तो है, लेकिन आप देखें ना, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठ सकते हैं, पीटीआई के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, उसने कुछ ये किया। हम तो कई दहाइयों से आप देख रहे हैं कि नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है, और वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फासले थे वो कम हो रहे हैं। ठीक। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, उन्होंने तो कह दिया जी कि कोई चांस नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाएं या इकट्ठी बैठें। इन हालात में वकार सती भी यही कहते हैं। सो फिर तो ये चांस माइनस हो गए किसी भी किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप की एक ही प्लेटफॉर्म से। देखिए, बात ये है, पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ी जमात है और पीएमएलएन भी बहुत बड़ी जमात है। अब इलेक्शन के बाद हम कितनी सीटें लेके आते हैं, जो ज़्यादा सीटें लेगा उसके साथ, ये मेरा एक नफसियाती तज्जिया भी है मेरा, कि जो ज़्यादा सीटें लेके आएगा ज़्यादा लोग उनके साथ शामिल होंगे, ख़ां वो आज़ाद होंगे या दीगर सियासी जमातों के लोग होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि इनका नंबर जो है वो असम्बली के अंदर ज़्यादा है और इनको गवर्नमेंट बनाने में आसानी होगी, तो वो उनके साथ शामिल होंगे। ठीक। और ये जो हालात हैं, वो जिस तरह से अब जलसों का आगाज़ हुआ है, आज पहला जलसा उकाड़ा में था, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर जिस तरह से हमारे जलसों का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, कोई जलसा शहबाज शरीफ साहब खताब फरमाएंगे, कोई मरियम बीबी करेंगी और कोई मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे और कोई हमजा साहब करेंगे। तो ये चीज़ बताती है कि पंजाब के अंदर पीएमएलएन जो है उनकी मेजॉरिटी। अच्छा, पंजाब की आपने जिक्र की, सबसे अहम सूबा है क्योंकि आबादी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और जो पंजाब को कंट्रोल करता है वही असल में पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक सियासी मौक़िफ़ है या एक तज्ज़िया है लोगों का। सवाल ये कि ये तो आपने वाज़े कर दिया कि आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन पंजाब की जो वज़ारत आला का उम्मीदवार ये कौन होगा, ये अभी तक कोई वाज़े तौर पर सामने नहीं आया आपकी जानिब से। ये अभी हमारी क़यादत ने फैसला ही नहीं किया कि पंजाब के वज़ीर आला कौन होंगे। अभी तक सिर्फ एक सीट का फैसला हुआ है कि वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला चौथी मरतबा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। लेकिन आपके पास एक बहुत एक्सपीरियंस आदमी है जो पंजाब को रूल कर चुका है और आप उसकी मिसालें भी देते हैं। मैं मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहा हूँ। नहीं, वो बेशक बहुत लायक हैं, काबिल हैं, उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स वक्त के अंदर
मुकम्मल भी किए और वो बहुत दानिश्वर भी हैं, लेकिन इस चीज़ का फैसला अभी हुआ नहीं। अभी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आप पंजाब नहीं समझते कि इतना डिले करने से लोगों में भी थोड़ा सा एक उभाम पैदा होता है, हिचकिचाहट पैदा होती है, जी कौन उम्मीदवार होगा, नहीं किसके नहीं, उस पे लोगों वो को इस ऐसा नहीं चीज़ है, से आप कोई नहीं होता समझते? नहीं कि कौन होगा। उन्हें ये है कि PMLN की क़यादत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक। जिनके बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें और दावे करते थे, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्योंकि Right. मौजूद हैं, आ चुके हैं, जलसों को ख़िताब भी करेंगे। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी तमाम क़यादत को साथ लेकर चलेगी। लोगों को ये बड़ा इत्मीनान है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हैं। वेरी राइट। चट्टान साहब, यही सवाल अगर आपसे मैं करूँगी, आप ये कहते तो हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे, आप इलेक्शन जीतेंगे, सिंध के हवाले से आपने वाज़े तौर पे कहा और अगेन स्ट्रॉन्ग होल्ड भी आपका, लेकिन अगेन जब बात पंजाब की आती है तो हम देखते हैं कि आपके मौक़िफ़ में थोड़ी सी जो है वो वीकनेस आ जाती है कि शायद आपको अभी तक खुद भी ये यकीन नहीं है कि पंजाब में कोई आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चट्टान साहब। देखिए जी, पंजाब में हमें 2 बार हराया गया है। एक बार हमें आरोज के जरिए हराया, दूसरी बार RTS को बिठा के हराया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो पंजाब में हम सबसे ज्यादा सीट लेंगे। अभी रिसेंटली जो 20 हल्कों पे इलेक्शन हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, इसमें सिर्फ हम जीते थे मुल्तान से। मुस्लिम लीग नून तो 20 की 20 सीटें हार गई थी। हाँ, लेकिन उसमें चट्टान साहब वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी वाजे रखे ना, वो उन सीटों पे भी था कि जो बहुत मजबूत सीटें समझी जाती हैं पीपल्स पार्टी की, और वहाँ पे बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। गिलानी फैमिली को ले लें, टू गिव यू वन एग्जांपल। देखिए जी, वो डिटेल से तो सीटों का वो तो पंजाब के हमारे जो कैबिनेट है वो बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो पंजाब में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेंगे और वजीर आजम बिलावल बनेगा नहीं। वजीर आजम बिलावल है, जरदारी साहब ने कहा हम इसी का हमारा। अच्छा, लेकिन एक बात यह है कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है, आपके खदशात अपनी जगह पे हो सकते हैं, आप जिनका बरमला, चट्टान साहब सवाल सुनिएगा, आप बरमला इजहार भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी आपने मुलाकातें की, तनकीद भी आपने काफ़ी की, लेकिन बार बार एक जमात की जानिब से ये सवालात उठाना अगर होगा तो पहले ही आप एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो भी नतीजा आएगा आपके हक में, आपके खिलाफ, आपके पास एक जवाब होगा, उस नतीजे को कबूल करें या मुस्तरद करें। देखिए जी, हम नतीजे को मुस्तरद नहीं करेंगे, और अगर कोई हम साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाता है तो अगर कोई रिजल्ट को मुस्तरद भी करे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दाखिल हो गई तो वो पूरी दुनिया को सामने आएगा। अभी जो प्री पोल रैंकिंग है वो तो ऑलरेडी जारी है। मुस्लिम लीग का जो कैंडिडेट है हमारे हल्के में NA8 में, वो न NPA है न MNA है, वो ट्रांसफार्मर बांट रहे हैं, गली कूचे बना रहे हैं। चट्टान साहब, मैं दोबारा आपसे रब्ता करता हूँ, कुछ आवाज़ में मसला। वकार सती साहब, अब टर्न आउट के हवाले से थोड़ा सा बताएं। जनरल सी बात मैं करना चाहूँगा कि क्योंकि इलेक्शन के हवाले से मतलब जितनी एक हाइप भी क्रिएट हुई है, जितना मीडिया में इस वक्त डिस्कस हो रहा है मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, और फिर यानी कि सोशल मीडिया के में जितनी ज़्यादा इसमें गर्मजोशी लोग दिखा रहे हैं इस वक्त, तो हमें तो लगता है कि लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे और अच्छी बातें निकलना चाहिए और वोट कास्ट करेंगे जहाँ जहाँ उनका दिल चाहेगा। एग्जैक्टली अभी तक जो लिस्टें सामने आई हैं ना मुख्तलिफ हलकों की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हलका ऐसा है कौमी असम्बली का जिसमें 10 से कम कैंडिडेट्स हैं, और अगर वो वाकई इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं और वाकई कोई असर दिखाना चाह रहे हैं तो फिर तो टर्नआउट बहुत अच्छा होना चाहिए। और लेकिन असल में ये होता है शहजाद साहब, जो आप और हम जानते हैं कि इलेक्शन सिर्फ इसी कैंपेन का नाम नहीं है, टिकट का नाम नहीं है। इलेक्शन है एक ऐसी साइंस है जो 50% इलेक्शन डे वाली है, कि इलेक्शन डे वाले दिन किसकी क्या हिकमत अमली होती है और वोटर को किस तरीके से निकालते हैं बाहर। अब इस वक्त अगर आप देखें तो हमारा जो शुमाली पाकिस्तान है उसके हालात और उसकी वो कुछ और है। जनूबी पंजाब या जो सेंट्रल पंजाब है उसमें भी वो के मौसम के असरात थोड़ा बहुत हैं। फिर इन लोगों को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से लेकर आएंगे, वोट किस तरह वो कास्ट वो करवाएंगे, ये बड़ा एक टफ मरहला है। लेकिन अगर ये लोग निकालने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा जो है वो तनासुब आ सकते हैं और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तनासुब भी आ सकता है। अच्छा, हम सियासतदानों पे बड़ी तनकीद करते हैं कि जी ये गलत काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, बहुत तनकीद होती है, आपको भी मैंने अक्सर सुना है तनकीद करते हुए। लेकिन अब तनकीद इस मौके पे आम लोगों पे, आम आवाम पे जिन्होंने वोट डालना है और ये एक कौमी फरीज़ा है वोट डालना, उन पे भी नहीं करनी चाहिए कि आप घर में ना बैठें किसी भी वजह से। आप समझे कि जी अगर आपका लीडर नहीं भी है,
आप निकलें, वोट कास्ट करें, अपना जमहूरी हक अदा करें और जिस जमात को, जिस कैंडिडेट को आप बेहतर समझते हैं कि जो मुल्क के या आपके इलाके के लिए बेहतर हो सकता है, उसके हक में वोट डालें। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की। और ये हमारी मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस पैदा करें और लोगों को बताएं कि आप जो पसमानदगी का रौनर होते हैं, आप जो मसाइल का रौनर होते हैं, ये मौका है आपके पास कि आप समझते हैं कि जो आपके मसाइल हल कर सकता है, जो आपको तरक्की दे सकता है, जो आपको जो दूसरी दुनिया है उसके साथ चलने में मददगार साबित हो सकता है, उसको आप वो वोट दें। और दूसरा जो एक और मीडियम आ गया ना, वो जो है उसका सोशल मीडिया, उसमें भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हमें चाहिए कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके मंशूर को हम बात करें, उनको लेके आगे चलें और आवाम की रहनुमाई करें कि किस वो जमात के कौन से मंशूर की कौन सी शिक में अच्छी बात है, क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, किसने पहले वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले आज तो चूँकि बाकायदा तमाम जमातों ने शुरू कर ली अपनी इंतखाबी मुहिम, और लगता यह है कि आने वाले दिनों में जो है वो इसी तरीके से होगा। और लोग बड़े इस मामले में, मैं ये वो वाले लोग नहीं है जो 2013 या 18 वाले थे। अब लोग जब कुछ तजिया करते हैं तो उनके पास बड़ा मटेरियल होता है, बड़ी वो सोफिस्टिकेटेड किस्म की बात वो करते हैं, बड़ी कैलकुलेटिव वो करते हैं। और अल्लाह करे कि इस मुल्क में जो है अच्छा तनासुब आए और ऐसी क़यादत आए जो मुल्क के लिए बेहतर हो। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, फाइनली ये बताइए कि आपकी जमात के लिए एक और भी चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि आपके किसी भी हलके में, अगर पिंडी की बात कर लें, इस्लामाबाद की करें या किसी और लाहौर की कर लें, उम्मीदवार ज़्यादा नज़र आए हमें, टिकट कम थे। यानी कि आपने कुछ ऐसे लोगों को भी अपनी जमात के टिकट नहीं दिया जिनको माजी में आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। कुछ लोगों ने आज़ाद लड़ने का भी फैसला किया अपनी जमाती के खिलाफ, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा और आपके वोट पे कितना ये असर डालेगा आपके ख्याल में? देखिए, जब कोई आदमी टिकट अप्लाई करता है, किसी भी हल्के से 8-8, 10-10 लोग अप्लाई करते हैं, अक्सर मैंने ये देखा है। और टिकट तो एक शख्स को मिलनी होती है, उसमें फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पार्टी के साथ बड़े कमिटेड होते हैं और वो जो विड्रॉल की डेट होती है उसमें अपने पेपर उठा लेते हैं। जैसे अब रावलपिंडी के जैसे आपने बात की, तो रावलपिंडी में उसामा सरवर को जब टिकट मिली है NA 51 मरी से, तो उनके मुकाबले में शायद रियाज सत्ती साहब ने भी NA का टिकट जमा करवाया था, तो उन्होंने, और आसम राज सत्ती उनके भाइयों ने MPA का करवाया था। लेकिन जब वहाँ से राजा सगीर साहब और नीचे PP 5, 6 और 7 से राजा सगीर साहब और बिलाल यामीन सत्ती साहब को टिकट मिली, तो उन्होंने उस डेट के अंदर, जिस डेट में विड्रॉल थी, उन्होंने अपने पेपर उठा लिए। ये होती है पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन और कमिटमेंट। और मैं उन लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जो पार्टी के फैसलों के मुताबिक चलें। जिंदगी में बड़े मौके भी आते हैं और पार्टी में भी बहुत से मौके आते हैं। अच्छा, जब गवर्नमेंट्स बनती टिकट हैं, विड्रॉ ये लोग करना एक अपनी accommodate- जगह, लेकिन क्या वो उसी गर्म जोशी से पार्टी मुहिम में हिस्सा लेंगे, ये एक अलग बहस है। तो ये कितना तो असर है। डाले? देखिए, ये ये कितना असर आपकी डालेगी? बात बिल्कुल सही है कि जो अगर वो खुद कैंडिडेट हो तो वो ज़्यादा, उनकी फैमिली और वो उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके रिलेटिव ज़्यादा इफेक्टिवली निकलेंगे। लेकिन अब जो कैंडिडेट है वो निकलेगा और वो बाकी जिरगे लेके जाएगा इधर उधर, जो नहीं बैठे, जिनके अभी तक पेपर्स नामजदगी के मौजूद हैं। अब वो दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं, कैंपेन तो अपनी कम कर रहे हैं। जो मेरे इल्म में है वो जिरगे लेके जा रहे हैं राइट लेफ्ट और सब जगह, जितने भी उनके करीबी लोग हैं, कि किसी तरह इनको बिठाया जा सके और इनको साथ लेके चला अच्छा, जा आपके सके ख्याल में इलेक्शन की कामयाबी के लिए। आपका वैसे तजर्बा क्या कहता है? कितनी इलेक्शन आपने देखे हैं? एक आखिरी क्विकली बताइएगा कि एक्साइटिंग होगा ये इलेक्शन या बोरिंग सा होगा? वैसे नहीं, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बड़ा होगा। नहीं, बड़ा एक्साइटिंग होगा। अच्छा। इसलिए कि हर जमात जो है, ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी है, वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब को पहली दफ़ा मैंने पंजाब में इतना वो देखा, एक्टिव नहीं, मैंने एक्टिव इतना देखा, और वो बार बार कह रहे हैं मैं आपके काम करूंगा। वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ से जो कैंडिडेट होगा मैं उससे काम करवाऊंगा, वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम बनूंगा और मैं आपके काम करूंगा। और ये बात मैंने पहली दफा देखी है। गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट। लेकिन ये बड़ा एक्साइटिंग होगा और लोगों का जो वोट का पोल करने की शरह होगी, मेरा जो अंदाजा है वो भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि माजी के मुकाबले में इसलिए कि लोगों में अब वो शऊर आ गया है कि कौन सी जमातें काम करती हैं, कौन सी जमातें अपने वादे पूरे करती हैं, कौन सी जमातें नहीं करती। तो जब वो नई वाले लोग भी हाँ वाली तरफ डालेंगे तो वोटों का तनासुर। बहुत शुक्रिया आपका वकार सती साहब, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, अखुंदाज़ टान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे कुछ बात होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। हमारे साथ रहिएगा।
एंटर हो चुके हैं, यू कैन से। मजहबी जमातों के साथ या किसी भी जमात के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट होगी? कि मेरा ख्याल है कि कुछ पार्टियों से तो नहीं हो सकती। जिला दीर बाला और जमात इस्लामी एक साथ लाजिम व मलजूम हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर जो पिछले 5-6 साल और 9 साल यहाँ पे ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ है, सबसे पहले तो उन चीज़ों को रिस्टोर करना है। एक ऐसी हकीकत है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते हर कोई ऐसा कहेगा कि वो उस पर हम रंजीदा है। 10 रुपए में तो जान को खतरा तो हाँ बिल्कुल, वो तो है, लेकिन मजबूरी है। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डेवोस में शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून शरीफ साहब, साबिक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ मुआशी उमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। सर, सवाल ये है कि अब तो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले 1 माह पहले तक कोई इस किस्म की मुआशी सरगर्मी के बारे में शायद हम ज़्यादा डिस्कशन ना कर सकें, लेकिन हम तो और आप भी यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे उस मुआशी इस्तेहकाम का और सियासी इस्तेहकाम का जो हमें हमारे मुल्क को चाहिए, जिसके बाद उस मुआशी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ सकें जो हमें ज़रूरत है बरसा बरस से। हारून शरीफ साहब। जी बहुत शुक्रिया शहजाद। मैं कोई 1 मिनट लेता हूं। देखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपने बात की, ये जो ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है, अब ये एक ग्लोबल डायलॉग की स्पेस है। ये कोई नॉट नेसेसरली कोई इन्वेस्टमेंट फोरम नहीं होता। एक तो लोग वहां नेटवर्किंग के लिए जाते हैं, लेकिन इस दफा का जो फोरम है उसके स्पेसिफिकली 4 थीमेटिक एरियाज हैं एंड आई वुड हैव होप कि पाकिस्तान एक आध थीमेटिक एरियाज में कंट्रीब्यूट कर पाता। उनका पहला एरिया इस वक्त ये है कि इस वक्त की सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट में ट्रस्ट को रीबिल्ड कैसे करना है और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप्स कैसे बनानी है। दूसरा उनका एरिया क्लाइमेट चेंज का है, जो कि इस वक्त ग्लोबल एरिया है। तीसरा है कि ग्लोबल ग्रोथ को रिवाइव कैसे करना है और जॉब क्रिएशन दुनिया में कैसे करनी है। और चौथा और आखिरी एरिया इस दफा के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसको स्टडी करना है कि उसको पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल किया जाए और इसके मुज़र इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं। तो ये एक डायलॉग की स्पेस है। तो कोई भी मुल्क के सरबराह या डेलीगेशन जाता है तो आइडियली उनके पास इन थीमेटिक एरियाज में कोई प्रोपोजिशन होती है जिसपे वो डिबेट जनरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। कि नहीं केस इंटरिम गवर्नमेंट के तो 3 हफ्ते रह गए हैं, तो उनको मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई संजीदा डिबेट का हिस्सा वहां पे बनेंगे। हाँ, नेटवर्किंग के लिए एक है कि आप लोगों को मिल लेते हैं। अब आइए वापस मुल्क की तरफ कि ये जरूरी है समझना ग्लोबल थीम्स को, क्योंकि हम भी इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं बाहर की दुनिया पे। तो हमें चाहिए कि अपनी जो फ्यूचर की तरजीहात हैं वो ग्लोबल थीम्स के थ्रू रखें। लेकिन ना जी, हम तो लग रहा ये है कि जो भी हुकूमत आएगी उसको इमीडिएटली एक 3 साल की IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अच्छा तरीका ये है कि हम अपना नई हुकूमत एक रिफॉर्म्स का 3 साल का एजेंडा रख के IMF से निगोशिएट करे और वही एजेंडा प्रायर एक्शंस में तब्दील हो जाए, ना कि एक सेट प्रोग्राम। जी बिल्कुल सही। इसमें 2 सवाल हारून शरीफ साहब। पहला सवाल ये पूछता हूँ कि जो इस वक्त आलमी इदारे हैं जो हमारी इकोनॉमिक आउटलुक पर बात कर रहे हैं कि 2.53 के दरमियान हमारी जो शरह नमू रह सकती है 2024 में। क्वेश्चन है इसके, हमने डेट सर्विसिंग भी करनी है, बड़ी भारी जो है रकूम हमने कर्ज की मद में अदा करनी है। सो वो जो एक फाइनेंसिंग गैप है इस शरह के साथ तो यकीनन हम मजबूरी के तौर पे नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा, कौन से इकदामात लेने पड़ेंगे कि हम जो है इस फेज से गुजर जाएं? जी, एक तो हमें ये फाइनेंसिंग गैप की जो एक अकाउंटिंग के तरीके से देखना है कि कहां से पूरा करना है। इस माइंडसेट से शहजाद निकलने की जरूरत है। देखिए, जब आप इस माइंडसेट से जाते हैं
तो फिर आप जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं कि पैसा कहां से इकट्ठा करना है। वो पैसा एक दफा के लिए इकट्ठा हो जाता है और हमने बारहा देखा है कि फिर हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स लंबे आते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हम, क्योंकि मजीद कर्ज नहीं लेना चाहिए, हमें तो डेस्परेटली उस गैप को इन्वेस्टमेंट से फिल करने की जरूरत है। और इन्वेस्टमेंट वहां आती है जहां पर ना सिर्फ पॉलिसीज का तसलसल हो बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और आप जो कुछ इंसेंटिव्स दे रहे हो आपके कंपेटिटर से बेहतर हो। अब फॉरेन इन्वेस्टर के जो यहां आता है उसको सबसे बड़ी फिक्र तो रुपया और डॉलर की पैरिटी की है कि अगर उसका डिवैल्यू हो जाती है इन्वेस्टमेंट तो वो क्या करेंगे, कैसे पैसा निकालेंगे। नई हुकूमत को इमीडिएटली इसको तरजीह बना के कोई एक पॉट पूल का साइड पे रखना चाहिए डॉलर्स का, ताकि उनको कंफर्ट दे सकें कि हम आपको डील करेंगे, गारंटीज की बातचीत करें। क्योंकि हम ये गैप कर्ज से पूरा करते रहेंगे तो ग्रोथ 2% पे ही रहेगी, आबादी की शरह बढ़ती जाएगी और वो हम रोजगार फराहम नहीं कर पाएंगे। ठीक, एक सवाल ये कि इस मौशी जो मुश्किल सूरत हाल है, हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा, और ये एक आप बेहतर समझते हैं, हमें समझा सकते हैं कि एक बहुत अच्छा ज़रिया है आपकी मौशी जो आपका एक साइकिल है उसको बेहतर अंदाज में चलाने का, अगर आपका प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सो ये जो एक चैलेंज है कि एक तरफ आपका PSDP का साइड उकड़ रहा है, दूसरी तरफ आपने मईशत के पहिए को भी चलाना है, इस चैलेंज से कैसे निपटें हम? जी देखिए, PSDP जब आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्राइवेट कैपिटल उसको ना सिर्फ मैच करता है बल्कि उसको बढ़ाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दो तजवीजें हैं मेरी। पहली तो ये है कि गवर्नमेंट को PSDP में ये जो हम बिल्डिंगें बनाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं हुकूमत के और यूनिवर्सिटियां खड़ी करते हैं, उससे निकल जाना चाहिए और ऐसी जगह जैसे ज़राअत का सेक्टर डेवलप करना है, मादनियात का करना है, इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, वहां पर PSDP को फोकस करें। और जो 10-10 साल के पुराने सियासी बुनियाद पे प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं उनसे हम निकल जाएं। जी, ये बात यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि इस पे IMF ने भी जो एक रिकमेंडेशन दी थी वो ये कि आप अपने PSDP को 5 साल तक महदूद करें। कोई भी हुकूमत हो जो 5 साल का मैंडेट लेके आती है वो 5 साल मंसूबे शुरू करे और अपने दौर में मुकम्मल करके इलेक्शन की तरफ चली जाए। ये ना हो कि 15-20 साल के ऐसे प्रोजेक्ट्स हों, कुछ हो सकते हैं नागुज़ीर जैसे कि डैम है, लेकिन आप समझते हैं कि उसी तक महदूद रहना चाहिए अपने मुद्दत तक, जितनी मुद्दत हो आपकी हुकूमत जी की? बिल्कुल डुएबल ट्रांजैक्शन में रहना चाहिए। और जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का थीम है कि इसको आप प्राइवेट सेक्टर को लाइए इंफ्रास्ट्रक्चर में और उनको इंसेंटिव्स दीजिए, ना कि गवर्नमेंट खुद जाके फेडरल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़कों के, पुलों के, बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दे। प्राइवेट सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें तो आपके बजट पे प्रेशर भी कम आएगा और वो जो बचेगा उसको हेल्थ एंड एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट और स्किल्स पे लगाएं। क्योंकि हमारी नौजवान पॉपुलेशन को अगर आपने ग्रोथ की तरफ ले जाना है तो PSDP की बड़ी टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स की एक आखिरी जरूरत है। सवाल सर को एक रिप्लाई चाहूंगा, वो ये कि अब जो भी हुकूमत आगे आएगी उनके लिए कुछ मुश्किल फैसले होंगे कि आपने गैर ज़रूरी अखराजात कम करने हैं, सिक यूनिट्स को या तो बंद करना है या उनको प्रॉफिट में लेके आना है या प्राइवेटाइज करना है। इस किस्म के फैसले माजी में सियासी हुकूमतों के लिए मुश्किल रहे हैं। आपके ख्याल में इस दफ़ा ये नागुज़ीर है कि फौरी तौर पर ये फैसले कर लिए जाएँ कि हम ये जो ब्लीडिंग है इसको ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकते? जी ये फैसले तो कल कर लेने चाहिए थे, लेकिन अगर तो कोई कमजोर कोalition गवर्नमेंट आती है फिर मैं वरी करता हूं कि वो ऐसे बड़े फैसले नहीं कर पाएगी। अगर कोई मजबूत हुकूमत आ जाती है तो उनको सब काम छोड़ के 3-4 मुश्किल फैसले बिल्कुल कर लेने चाहिए और लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन मुझे डर ये है कि अगर हमारी फ्रेगमेंटेड हुकूमत आती है, सूबों में कोई और है, फेडरेशन में कोई और है और कुछ पार्टियां मिल जाती हैं, तो फिर कंसेंसस बिल्ड करने के लिए लीडरशिप की बहुत जरूरत पड़ेगी, वरना फिर ये चीजें लटक जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक पे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जिसका आगाज़ डेवोस में हो चुका है। गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।